अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कराची में मजीद खून की होली खेली जा रही है। कौन किसको मार रहा है पता नहीं, कौन किसकी गोली से मर रहा है पता नहीं, और कराची में किस किस्म के फसादात हो रहे हैं ये भी नहीं पता। क्या लिसानी फसादात हो रहे हैं, फिरका वारियत हो रही है, भत्ताखोरी की वारदातें हो रही हैं, या कुछ और, या कोई अंडरवर्ल्ड की मुख्तलिफ गैंग्स हैं जो एक दूसरे के एरियाज पे कब्जा करने के लिए सरगर्म हैं। कुछ नहीं पता चल रहा। हुकूमत बेबस नजर आ रही है। अदालतें वहाँ पे छोड़ रही हैं लोगों को क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलता। एविडेंस इसलिए नहीं मिलता कि कौन खड़ा हो दहशतगर्दों के सामने जाके। पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और रेंजर्स जो हैं वो रोज बरोज, रोज सुबह निकलते हैं, रोज रात को, रोज रात से रोज सुबह तक उनके लिए एक वहाँ पे क़यामत सुगरा जारी है। और ये कुछ नहीं पता चल रहा कि कितने लॉ इन्फोर्समेंट वाले जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं कुल तादाद में अभी, और कई लोग शहीद भी हो चुके हैं वहाँ पे। कराची पाकिस्तान की ना सिर्फ मईशत की शहर है बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। और कराची में इस सारे वाक़े का फ़ायदा किसको हो सकता है, अनगिनत लोगों के कत्ले आम का किसको बेनिफिट हो सकता है, इन सब बातों को जानेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन एक और चीज़ कि हम अपने ही मुल्क में हम अपने ही इदारों के पीछे पड़ जाते हैं, अपने ही मुल्क में अफराद के पीछे पड़ जाते हैं और उनकी टांगें खींचना शुरू हो जाती हैं। मसलन एक वाक़या कि बॉल टैंपरिंग का हुआ पहले, उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग का हुआ, मैच फिक्सिंग का हुआ। ये मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी टीम के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। आपने देखा कि कल इंडियन प्लेयर्स के ऊपर किस तरह से इल्ज़ामात लगे 2 दिन पहले, और वो किस तरह से हश हश कर दिया गया उसको आईसीसी ने भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी। लेकिन अब यानी बरतानिया के एक अखबार में एक बड़ी लीड स्टोरी छपी है। लीड स्टोरी इस तरह से छपी है कि एड हॉकिंस जो एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी एक किताब उन्होंने लिखी है। उस किताब के कुछ इक़्तिबासात जो हैं वो एक आर्टिकल के कॉलम की सूरत में, खबर की सूरत में वो पहले अखबारात ने, 1-2 अखबारात ने छापे हैं वहाँ पे। और उसमें हॉकिंस का कहना है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनके ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम थे, एक्चुअली उनको फंसाया गया इसमें। और उनका ये भी दावा है कि कुछ मैचेस फिक्स थे जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का भी नाम आता है। वो कौन से मैचेस थे वो भी आपको मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और खादिम आला की गुड गवर्नेंस, पंजाब यूथ फेस्टिवल में क्या हो रहा है, किस तरह के इंतजामात हैं, किसके लिए यानी रोल कॉल्स ली जाती हैं, इन सब बातों का और इन स्टोरीज के साथ आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से बासित अली, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। मुझे ज्वाइन करेंगे सलमान भट्ट, फॉर्मर कैप्टन एंड ओपनर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान टीम के बहुत मायाना सुपरस्टार आमिर सुहेल। ऑल ऑफ देम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि खबर क्या छपी बरतानिया के अंदर, जहां पे न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड जो एक पब्लिकेशन था जिसको अनएथिकल रिपोर्टिंग की वजह से बंद करना पड़ा। 183 साल पुराना अखबार जिसको अपनी अनएथिकल एक्टिविटीज़ की वजह से अखबार ही बंद करना पड़ा। उसी अनएथिकल एक्टिविटीज़ की वजह से पाकिस्तान की सुबकी हुई, पाकिस्तानी प्लेयर्स की बदनामी हुई, और पाकिस्तान में मौजूद हर आदमी और बच्चा जो है वो रंजीदा हुआ और उसको दुख हुआ कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे प्लेयर्स ने क्या कर दिया हमारे साथ, और हम इनकी इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इन्होंने हमारे लिए ये आगे क्या किया। और जाके क्या किया, स्पॉट फिक्सिंग कर दी, यानी 500 पाउंड के लिए, 1500 पाउंड के लिए, इतने पैसों के लिए सिर्फ। लेकिन एड हॉकिंस क्या लिखते हैं? एड हॉकिंस लिखते हैं कि 4 बंदे, आसिफ, आमिर, सलमान, मज़हर मजीद, जिन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जिस पर अदालत ने कॉन्स्पिरेसी टू एक्सेप्ट करप्ट पेमेंट्स एंड कॉन्स्पिरेसी टू चीट कि फर्द जुर्म आयद की। अगर सच मान लिया जाए, और कह रहे अगर सच मान लिया जाए तो ये स्टोरी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने को किस तरह जस्टिफाई करते हैं, यानी उसका प्रूफ क्या है कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया दूसरे के ऊपर कि इसने ये किया या इसने ये किया। और एड हॉकिंस कहते हैं कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने 1.5 लाख पाउंड खर्च किए इस स्टोरी के लिए, लेकिन नाकाम रहे। बल्कि हकीकत यह है कि यह रकम मज़हर मजीद को पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर अपना कंट्रोल साबित करने के लिए दी गई थी। और फिर वो लिखते हैं कि इंडियन मार्केट के बुकीज से पूछा कि क्या इस दिन किसी ने बुकी से राब्ता किया कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए, तो बुकी से पता चला कि नो बॉल की टाइमिंग पे बेट है। लेकिन अगर आईपीएल को देखें तो खुद इंडिया में होने वाले आईपीएल में नो बॉल्स की स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात किंग्स 11 के ऊपर लगते रहे, जिनको इंडियन पार्लियामेंट के अंदर भी जेर बहस लाया गया। कितनी हकीकत है फिर स्पॉट फिक्सिंग की? द कोर्ट वॉज नॉट अवेयर, द जज वॉज नॉट अवेयर, ये उनके अल्फाज हैं।
और जस्टिस कूक कहते हैं कि न्यूज ऑफ द वर्ल्ड हैड गॉट व्हाट दे हैड बारगेन्ड फॉर। अगर यहाँ इंडियन बुकीज नहीं तो जस्टिस कूक के मुताबिक यहाँ न्यूज ऑफ द वर्ल्ड खुद बुकी का किरदार क्या अदा नहीं कर रही। और इस स्टोरी के बाद क्या लगता है कि पीसीबी कोई एक्शन लेगी? क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस कूक के इस फैसले पर कोई नजरसानी किया करेगा? हॉकिंस ने यह भी इंकशाफ किया अपनी किताब में कि पाकिस्तान और इंडिया का 2011 में होने वाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फिक्स था। एड हॉकिंस ने यह इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान और इंडिया का 2011 में होने वाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फिक्स था, और स्पॉट फिक्सिंग होने वाली बात दुरुस्त मान ली जाए तो मैच फिक्सिंग वाली बात क्या दुरुस्त नहीं? सलमान भट्ट, यानी बड़ी देर के बाद कहीं से को खबर आई कि जहां पे शायद आप बेगुनाह। मैं तो 2 साल से एक बात कर रहा हूं, और फर्स्ट डे से जो आज तक अगर आप सारे जो अदालत क्या है पुलिस स्टेशन का और सारे बयान उठा के देखें तो एग्जैक्टली सेम है जो आज ये चीज छपी है। और क्योंकि आज एक गोरे बंदे ने ये बात की है तो इसका असर लेकिन अभी हम उस तरह से नहीं उठा रहे जिस तरह पहली चीज को उठाया था हमने। हाँ, इल्जाम को जिस तरह उठाया था इस तरह उसको अभी नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि इसमें तो हम सब गलत साबित होते हैं ना जी कि हम सब ने खामखा में एक बहती गंगा में हाथ धो लिए अपने। बासित अली मेरे साथ हैं। बासित, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बस साहब, बात यह है कि मैं देख रहा हूं, मुझे इस पूरे केस में बड़े लूप होल्स नजर आए। मुझे बड़े लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी यानी तोहमतें भी लगाई और क्या कहते हैं कि इल्जामात भी लगाए कि जनाब टार्निश प्लेयर्स को ही अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो जूरी थी उनमें से किसी एक मेंबर ने भी किसी भी लेवल की क्रिकेट नहीं खेली हुई, और उन्होंने किसी भी दुनिया के फास्ट बॉलर को वहां पे एज विटनेस नहीं आने दिया कि जो आके टेस्टिफाई करे कि ये नो बॉल डिलिबरेट थी या अनडिलिबरेट थी। और अब एड हॉकिंस की ये किताब आ रही है जिसके ये इक्तबासात आपने भी पढ़े, हमने भी अभी पढ़ के सुनाए। अब इसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए मुबशिर भाई, जैसे आपने कहा कि किसी भी फास्ट बॉलर ने ये बात नहीं कही। माशाल्लाह आप बहुत ही ज़हीन एंकर हैं। मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ। सलमान भट्ट यहाँ मौजूद है। सलमान भट्ट से बात ये पूछले आप कि जब बॉलर बॉलिंग के लिए भागता है और बॉल डिलीवर करता है तो जो कवर्स पे फील्डर खड़ा होता है उसकी नजरें कहाँ पे होती हैं? किधर होती है जी? बॉलर के साथ नजरें चलती हैं, स्पेशली लॉर्ड्स का फॉलो करता है बंदा। लॉर्ड्स का जो मैच है उसमें क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा टाई और शर्ट पहन के लोग बैठे होते हैं, और उसकी जो ब्रिक्स हैं वो सारी रेड हैं, तो हाथ से बॉल को फॉलो करते हैं और ये ग्राउंड टू ग्राउंड वेरी करता है। जी बात से जी, मेरा ख्याल है कि जो भी कवर्स पे फील्डर खड़ा होता है मुबशिर भाई, उसकी जो नजरें होती है वो बैट्समैन की तरफ होती है। आया वो फ्रंट फुट से ड्राइव मार रहा है या वो रोक रहा है सिंगल के लिए। कवर्स वाले फील्डर की 2 निशानी है, उसमें सिंगल बचाना भी होता है, कैच भी पकड़ना होता है, और साथ में तेज शॉट को स्टॉप भी करना पड़ता है, चाहे वो डाइव मारे चाहे वो एक हाथ से पकड़ ले। तो मेरी जो छोटी सी नाक़िस राय है, कवर्स का फील्डर जो होता है वो हमेशा टूवर्ड्स बैट्समैन की तरफ देखता है, बॉलर की तरफ नहीं देखता। जब बॉलर रनअप से भागता है जब देखता है, अदरवाइज उसकी जो नजरें होती हैं टूवर्ड्स बैट्समैन की तरफ। बासित अली साहब, आप तो इतने मायानाज खिलाड़ी हैं, मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, आपको पता है, और जितने स्टाइलिश आप बैट्समैन हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा थे, आप हैं हमारी याद, अभी भी आपको हम याद करते हैं। एक बात मुझे बताएं, कैलकाटा के मैच में सलीम मलिक के ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने एक मीडियम पेसर को थर्ड मैन पे कैच होके आउट दे दिया। मैं आप समेत दुनिया के हर बैट्समैन को चैलेंज करता हूं, क्या आप थर्ड मैन पे पेसर के ऊपर डिलिबरेटली कैच देके आउट हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वो इल्जाम, उसकी सजा भुगती उसने? नहीं, कैलकाटा वाले भी इल्जाम तो नहीं भुगता है। नहीं, वो इल्जाम तो लगा ना उस पे। वो तो आप मैच जीत गए, वो तो आप मैच जीत गए तो और बात है, लेकिन इल्जाम तो लगा। नहीं मुबशिर भाई, सलीम मलिक तो एक्चुअली कैलकाटा वाले मैच का हीरो है। मैं वही कह रहा हूं कि मैच जीत गए, लेकिन इल्जाम लगाने वालों ने तो वो भी लगाया था। इल्जाम, हमारे इस्लाम में इल्जाम लगाना मना है। बिल्कुल। तो जो आपको भी इल्म होगा, 2 चीज आपको नहीं पता उसके बारे में अगर आप ना करें ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत इसके कि मैं ये बोल दूं
कि सलमान भट्ट ने मैच फिक्सिंग करी है। जी। जब मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं कैसे, किस तरह ये बात मैंने ये देखा है कि तकरीबन 6,500 टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस हुए, उनमें से एक भी, नॉट इवन वन टेक्स्ट मैसेज ऐसा है जो इम्प्लीकेट कर रहा हो कि सलमान भट्ट को वो मैसेज भेजा गया या इसने भेजा है, तो फिर आप उसको सजा मिल गई। यानी ये तो पीसीबी को केस फाइट करना चाहिए था ना, बात तो ये हो रही है। मैं आपको बताऊं, जो मुझे जो समझ में आता है, जो मेरी मतलब राय है, हो सकता है कोई ये बात माने या ना माने, सलमान भट्ट मेरा ख्याल है दोस्ती में मारा गया है मजहर मजीद की। क्योंकि आप, हमारे यहाँ ये कल्चर है मुबश्शिर भाई, जो भी हमारी टीम यहाँ से जाती है तो अमूमन सलमान भट्ट तो माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड है, जो अमूमन छोटे गांव से लड़के जाते हैं, वो क्या करते हैं, रात को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पंटर, जो आपको खाना खिला दे। पंटर, ये पंटर मैंने कल भी सुना है एक iPhone 5 के ऊपर। जी जी, तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेटबैक है कि इस चीज में मतलब दोस्ती यारी निकली गई है। दोस्ती यारी में मेरे ख्याल है कि आमिर ने नो बॉल कर दिया। साहब, बात हो रही है क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस की, बात हो रही है क्रिकेटिंग लॉस की, और मैं सिर्फ उसके ऊपर बात करूं, अभी मैं इस पे नहीं। मैं आपका ओपिनियन बिल्कुल सही, अपनी जगह पे हक पे जाने पे इन्होंने जरूर कोई ना कोई झक मारा होगा, कोई ना कोई बेवकूफ़ी की होगी, लेकिन ये भी तो फैक्ट है कि सुरेश रैना जिसने एडमिट कर लिया, उसको तो वर्ल्ड कप खिला दिया गया और इंडिया में भेज के, लेकिन पाकिस्तानी इसको खुद पीसीबी ने ओन नहीं किया। बशीर भाई, जब एजाज भट्ट जैसे नाहल लोग इस मुल्क के चेयरमैन होंगे क्रिकेट के, तो ऐसे वाक़ात होंगे। एजाज भट्ट साहब ने तो इंग्लैंड की पे भी इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उस मैच में मैच फिक्सिंग करी है और बाद में इंग्लैंड में जाके माफी मांग ली। अभी जैसे आप इंडिया वाले मैच की बात कर रहे हैं कि इंडिया का सेमीफाइनल फिक्स मैच था, एजाज भट्ट साहब का एक स्टेटमेंट आया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जो ज़का अशरफ साहब है आप उनसे पूछे। अरे भाई, उस टाइम पे जब वो वर्ल्ड कप हुआ है तो आप तो इंडिया में बैठे हुए थे, आप चेयरमैन थे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप उस सेमीफाइनल से जब श्रीलंका पे अटैक हुआ है तो चेयरमैन कौन था? एजाज भट्ट। जवाब दे तो वो है। अब वो बयान दे रहे हैं अखबार में कि जी ज़का अशरफ से पूछे। ज़का अशरफ वो आदमी जो इस मुल्क में क्रिकेट लाना चाह रहा है, वापस लाना चाह रहा है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। मैं दावे से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं डोमेस्टिक में अभी एक सुई नॉर्दर्न गैस के साथ रिलेटेड हूँ। जितना अच्छा स्टैंडर्ड इस दफा डोमेस्टिक का हुआ है, ये सारी काबिल से ज़का अशरफ और जावेद मियांदाद करती है, जिन्होंने दोबारा क्वालिटी क्रिकेट लाए। ये वो बातें जो हमारी आवाम को पता चलना चाहिए कि कौन अहल था, कौन नाअहल था। इस वक्त तो हमारी आवाम को बासित साहब ये भी पता चलना चाहिए कि क्या वसीम अकरम ने मैच फिक्स किया था सेमीफाइनल, क्या उनका पट्टा खिंचा था कि वो वापिस अपना बुक में थे? जरा सच बोले फिर आके। पहली बात तो ये कि उस स्क्वाड में मैं नहीं था। नहीं, आप स्क्वाड में भी नहीं थे, लेकिन स्क्वाड के ऊपर भी आप बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, आप प्लेयर हैं। देखें, जहां तक वही बात है कि इस्लाम में इल्जाम लगाना मना है। राइट। अब मैं बोल दूं कि हाँ ऐसी बात हुई है, मुझे 8 जस्टिस कयूम की रिपोर्ट याद है आपको? जी, कयूम मलिक साहब ने तो ये भी कहा है कि वसीम अकरम मेरे फेवरेट प्लेयर थे। लेकिन आगे क्या लिखा उन्होंने? आगे उन्होंने लिखा कि इन्हें 10 लाख की पाबंदी लगाई है मैंने। अच्छा, और कितने प्लेयर्स पे लगाई थी उन्होंने ये पाबंदी? जिन प्लेयर्स पे लगाई थी वो तो दोबारा अपना एजाज भट्ट के दौर में दोबारा आ गए थे। तो फिर अपना पाबंदी कहाँ गई? नहीं, पाबंदी देखें ये तो अच्छा, एक सलीम मलिक पे लग गई। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं सलीम मलिक को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर सलीम मलिक बुरा तो वो क्यों अच्छे? यहाँ पे मैं आपसे एतराज करूंगा कि सिर्फ सलीम मलिक पे क्यों लगी? एग्जैक्टली, हाँ। मतलब जहाँ पे बड़े बड़े लोग थे उन पे पाबंदियां क्यों नहीं लगी हुई? आपने देखे, मैं आपको आज एक बात बासित अली साहब का राब्ता दोबारा मैं कोशिश करूंगा करने से। वेरी क्विकली, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं ये खत्म नहीं होती? ये खत्म नहीं होती क्योंकि इसमें हर बंदे के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। अगर आप किसी मैच के बाद एनालाइजिंग वाला शो भी देखें ना, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि गलत टीम खेलती है, वो बॉलिंग कोच को टारगेट कर रहे होते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में एक पोस्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। आज भी बात इस वाक़े की हो रही है, वो पता नहीं कहां से कहां चले गए। बात यह है कि टू द पॉइंट, कम बैक टू स्पॉट फिक्सिंग।
आप कहते हो नो बॉल है, यारी दोस्ती में तो वो मारा जाए जिसने कुछ किया हो। नो बॉलों में ना मैंने गेंद पकड़ा है, ना मैं उससे कोई बात की है। और जहां तक फील्डिंग की बात कर रहे हैं, 4-5 डिफरेंट पोजीशन ये कहा था कि मेडन ओवर खेलेंगे, हाँ ओवर मेडन खेला तो वो हुआ मेडन। वो अगर हुआ होता तो फिर लाइफ बैन हो जाना था। तो फेलियर टू रिपोर्ट जो है, मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे ऑफर थी लेकिन मैं खेला नहीं। फेलियर टू रिपोर्ट की सजा मेरी पूरी भी हो चुकी है, 6 मंथ्स की सजा थी उसकी। और उसके अलावा जो पार्टी टूर फिक्स है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। राइट बासित साहब, सॉरी आपकी बात कट गई थी, आप बात कर रहे थे। जी, मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए आंशिक कोरोना ने अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए खुद कुर्बानी दी। तो ये वो चीजें तो दुनिया से छुप नहीं सकती, लोग दुनिया मानना चाहिए। अगर अभी कोई ये बोले कि अब क्रिकेट मैच फिक्सिंग स्टॉप हो जाएगी या फ्रेंच फिक्सिंग बंद हो जाएगी, तो वो पागल लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मार्क वॉक ने और शेन वॉर्न ने नहीं अपना किया था पिच रिपोर्ट के ऊपर? देखिए ना, उनके बोर्ड ने डिसीजन लिया ना, सलमान बट और मोहम्मद आमिर और आसिफ पर केस तो आपके बोर्ड ने खराब करा है। तो इसका मतलब है कि जो नसीम अशरफ साहब ने किया था वो सही किया था कि जब मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर को विड्रॉ कर लिया था, जब नैंड्रॉल लेने के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम आए थे, तो इस तरह वो सही किया था जी, वो बचे उसमें। अगर कहीं वो आईसीसी एक्शन लेता तो लंबे अरसे के लिए पाबंदी लगती उनके ऊपर। राइट बासित साहब, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो बासित अली हमारे साथ ही होंगे, सलमान भट्ट भी होंगे, एंड विल ट्राई एंड गेट आमिर सोहेल एज़ वेल। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। अपना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एड हॉकिंस ने लिख दिया है कि पूरे का पूरा जो वाकया है उसके ऊपर बहुत सवालिया निशानात उठते हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो 2011 का था वो बुक में था, फिक्स था। आप याद करें उस सेमीफाइनल से 2 दिन पहले 2 बुकीज ने मेरे प्रोग्राम में आके स्कोर्स तक बताए थे। उन्होंने काफी इंडिकेशंस दिए थे कि उमर गुल को पहले ओवर में कितनी मार पड़ेगी, और उस दिन सचिन तेंदुलकर खिलाफ तवक्को स्कोर भी करेंगे, जबकि वो उनका एक रिकॉर्ड ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी वो ज्यादा स्कोर नहीं करते थे या सक्सेसफुली नहीं करते थे, और बल्कि उनके ऊपर यह कहा जाता था कि जब तेंदुलकर स्कोर करता है तो इंडिया हारता है मैच। उन्होंने कहा आज के दिन तेंदुलकर स्कोर भी करेंगे और इंडिया मैच भी जीतेगा। याद है आपको वो प्रोग्राम? जी, वो दोनों की बातें याद है। आप क्या कहेंगे? अब उन्होंने कह दिया जो इन्होंने भी बता मुझे दिया। एक बात समझ नहीं आती कि यानी जब इल्जाम लगा तो उस वक्त विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई, अभी साबित नहीं हुआ। 1 साल के बाद जाके साबित हुआ, या 8 महीने के बाद जाके, या अदालत ने कहा कि ये इल्जाम सच है और उन्होंने उसके ऊपर सजा भी दे दी, सारों ने उसके बाद जेल चले गए। लेकिन तब तक तमाम मीडिया अपना ट्रायल कर चुका था। बिल्कुल। अब तो नहीं कर रहा ट्रायल आईसीसी का भी और उस जूरी का भी जिनके ऊपर इतने बड़े इल्जामात लगा दिए उसने। इसमें स्पाइस नहीं है ना, थ्रिल नहीं है। ये तो एक अच्छी खबर है, और गुड न्यूज इज नो न्यूज बेसिकली। इसमें फायदा नहीं है किसी का, एक्सेप्ट के 3 बंदा कि शायद उनका करियर रिज्यूम हो जाए, शायद पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फायदा हो जाए। इसके अलावा इसका कोई किसी को फायदा नहीं है, ना कोई मजा आएगा। आपको पता है कि बेस्ड ऑन दिस आपको अपील कोर्ट में जाना चाहिए? बिल्कुल। और अब आपको लिहाज नहीं करना चाहिए? लिहाज तो नहीं करेंगे, अभी तो सेंटेंस की हेयरिंग है 8 फरवरी को, जो कि लुजॉन में, और वो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उसमें ये चीज डिस्कस नहीं होनी। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का केस है, वो जो स्पोर्ट्स की अदालत है उसके बाद फिर हम इसको परस्यू करेंगे। सलमान भट्ट, क्या ये सही है कि पीसीबी के चेयरमैन ने आप लोगों के पैसे खा के अपना केस लड़ा? बिल्कुल। यानी आपके पैसे खाए पीसीबी के चेयरमैन ने? हमें जी 20-20 हजार पाउंड हमारे डिडक्ट किए उन्होंने। 1 घंटे के लिए मेरे साथ, वो एलिजाबेथ रॉबर्टसन एडलशॉ गॉर्डर्ड फर्म है लंदन में, वो मेरे साथ 1 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। वो दुनिया का कौन सा ऐसा लॉयर है जो आपके साथ पुलिस स्टेशन जाए और आप 20,000 पाउंड्स आपके पर पर्सन डिडक्ट हो? 60,000 पाउंड, तीनों से 20-20 हजार पाउंड लिए। और फिर जब हम इंग्लैंड से वापस आए हैं तो तीनों टिकट्स मैंने परचेज की। वो एजेंट भी यहाँ पे मौजूद है, उसकी रिसीप्ट्स भी उसके पास हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उस वक्त था उसने हमें वापसी के टिकट्स तक नहीं दिए। तो ये तो हाल है हमारा ओन करने का। वकील भी नहीं दिया? नहीं, वकील जो उन्होंने दिया माशाल्लाह। आपको पता है उस वक्त जो आपके चेयरमैन ने इंग्लिश टीम को
इल्जाम तराशी की थी और बाद में माफी मांगनी पड़ी। जी। काफी लोगों का, मैं अभी जब लास्ट टाइम इंग्लैंड गया था तो काफी लोगों का ये कहना था कि उस वजह से सजा मिली है ये, क्योंकि इंग्लिश टीम का इमेज टार्निश करने की कोशिश की गई थी। हो सकता है, उनके काफी सारे बहुत सारे रैश कमेंट्स थे जो आते थे और फिर उसके बाद उस पर वो यू टर्न इख्तियार उन्होंने काफी दफा किया। बट जिस तरह हमें उन्होंने एकदम डिसोन किया, तो मैं तो बेसिकली अपने लोगों से ही कन्विक्शन स्टार्ट हो गई हुई थी। उन्होंने तो बाद में एक लिख के एक स्टैंप कर दी ना चीज, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ, मीडिया क्या, क्रिकेट बोर्ड क्या, अपने एक्स क्रिकेटर्स क्या, हर बंदे ने तो हमें फर्स्ट कमेंट में ही जो है वो कन्विक्ट कर दिया हुआ था। जब इतने बड़े बड़े बुकीज क्या कहते हैं कि एड हॉकिंस को ये कह रहे हैं इंडिया के या साउथ अफ्रीका के, जनाब के स्पॉट फिक्सिंग नहीं होती, स्पॉट फिक्सिंग नहीं होती, तो अदालत ने कैसे कर दिया? देखिए, फिर मैं यही कहूंगा कि बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि बरतानवी मीडिया और बरतानवी अदालतें कोई अनाड़ी अदालतें नहीं हैं। तो इसका या तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया की अदालतें बाकी अनाड़ी हैं, या फिर ये कि जब उनकी कही हुई बात है वो हदीस हो गई, या उधर कोई केस या डिसीजन ओवरटर्न नहीं होता, या अपीलों में जाके लोग जीतते नहीं है। आई डोंट नो इतना एहतराम की निगाह से क्यों देखा जाता है जो एक गोरी चमड़ी वाला बंदा कह दे। शायद उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। वापसी मुमकिन है? बिल्कुल, मैं तो उसकी पूरी तैयारी करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। बाकी अल्लाह ताला ने मौका देना जब उसकी मर्जी होगी। बोर्ड तो नहीं आपको मौका देगा ये? बोर्ड को अपना नहीं पता, ये तो अल्लाह के हाथ में क्या होना है क्या नहीं होना। बोर्ड तो गवर्नमेंट्स के साथ आता जाता है। आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन था जब ये आप और आपकी वाइफ का जब ये खबर आई है और ये इतनी बड़ी कन्फेशन आई कि जिसमें बकायदा आपको बेगुनाह उसने कह दिया, उनका क्या रिएक्शन था? मैं बड़ी देर बाद उनको इस तरह खुश देखा, बिकॉज हमें आपस में पता है कि हम कौन लोग हैं। वी नो ईच अदर, हम इकट्ठे, उन्होंने मुझे पाला है, मेरे माँ बाप ने, हम इकट्ठे रहते हैं। सो बट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी फैमिली के लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अलेज किया वो चीज साफ होनी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान इज अ सॉफ्ट टारगेट। कोई भी बंदा उठता है, कोई भी बात पाकिस्तान को करता है, तो पाकिस्तानी सबसे पहले उस पर खुद सर नीचे करते हैं, हाँ हो गए, हम ही होंगे। आई डोंट नो क्यों इस तरह का एहसास कमतरी हमें पैदा होता जा रहा है। शायद तालीम की कमी है, शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, ये शायद मुल्क के हालात इतना असरअंदाज हो चुके हैं कि हमें आदत हो गई है रोज मार खा के सोने की, उठते ही मार खाने की, सुबह दोपहर शाम खाने की जगह मार खाने की और बातें सुनने की। क्या मौजूदा पाकिस्तान टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो रिश्वतें लेते हैं? देखिए, मैंने किसी को देखा नहीं ऐसा जुए काम खेलते करते हैं? हुए। मैंने किसी को नहीं देखा। सुनी आइडिया है, बहुत सारी बातें सुनी है, एजम्पशंस हैं लोगों की, हर एक की अपनी अगर फेलियर ओपिनियन टू है। रिपोर्ट में ये भी गिना जाए फिर? देखिए, फेलियर अगर टू, आपको ये कहा जाए कि जी 5 साल और कैद हो जाएगी वरना ये नाम बता दो जिनके ऊपर भी सुना, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, सुने की बात डजंट प्रूव एनीथिंग। अगर मैं वो नाम बता तो ये भी भी दूं, तो सुनी सुनाई बात है जिस पे आपको मिली सजा। इसमें तो सारे अपने ही मिलके पड़ गए थे ना। इसमें 3 गवाह भी तो हमारे अपने थे। एक पाकिस्तान के फॉर्मर कोच एंड प्लेयर वकार यूनुस साहब ने गवाही दी। मेजर नजम हैं तो आर्मी के मेजर किसी वक्त रहे होंगे, बड़ी उन्होंने लॉयल्टी दिखाई। 7 सफ़े लिख के जज को झूठ सच उन्होंने स्टोरी बना के भेजी। उसके साथ वो तो नौकरी चाहते थे, बिल्कुल आईसीसी में, वो तो आईसीसी में नौकरी एंटी चाहते थे, उनका करप्शन क्या में। कसूर है यार, अपना उनको छोड़े। हाँ, फिर साथ में शाहिद अफरीदी जो उस वक्त कैप्टन थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो है वो लड़के कन्विक्ट हो जाए। तो जो है अपने ही यहाँ से लोग इस तरह की गवाह बन के क्या जाएंगे। वापस कप्तान बनना चाहते थे शाहिद अफरीदी? नहीं थे वो, लेकिन वो ज्यादा देर रहना नहीं था काम, क्योंकि जो बंदा दूसरों के लिए इतना काम खराब करे उसका अपना तो चल ही नहीं सकता। और इवन दो अभी भी आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल की। जितना ध्यान उनका मेरे पे है, अगर अपनी क्रिकेट पे हो तो शायद वो थोड़े रन ज्यादा कर लें। थोड़े रन के नहीं, वो कर कहाँ रहे हैं, तो थोड़ी करेंगे फिर भी। अल्लाह करे करे, क्योंकि खेल तो पाकिस्तान के लिए रहा है ना। जब वो अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान का फायदा है, लेकिन बंदे को अपने आप में झांकना चाहिए। गेंद मैंने नहीं चबाया, विकेट फैसलाबाद टेस्ट की मैंने नहीं उखाड़ी, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, जो उन्होंने किए हैं। बहुत सारी रिवोल्ट किया कैप्टन के खिलाफ, एक 8-9 प्लेयर्स को इकट्ठा करके। तो ये एक डिसेंट इंसान को ये चीज़ें सूट नहीं करती। और आप एक मेजर इवेंट में हैं और आपका ध्यान ये है कि आपका टीवी पे कौन कमेंट कर रहा है। अगर आप इतने अच्छे हैं तो फील्ड में परफॉर्म करें, सब आपको अच्छा कहेंगे। कुछ तो हैं उनके अपने लोग जो मर्जी कर लें वो अच्छे ही कहते हैं, जिन्होंने कभी गेंद पे टेप भी नहीं चढ़ाई हुई। वो स्पॉन्सर्स की वजह से भी कहते हैं ना, स्पॉन्सर्स भी तो है ना जी। देखें जी, स्पॉन्सर्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका एक अपना
मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कुछ होगा, लेकिन इफ वी टॉक मुझे एक बात है, वैसे शायद अफरीदी अगर जय सूर्या के हम शक्ल होते तो क्या इतने स्पॉन्सर होते या अभी तक क्रिकेट खेल रहे होते? सच सच बताएं मुझे। नहीं, क्रिकेट तो खेल ही रहे होते, लेग स्पिनर तो वो बहुत अच्छे हैं, देखिए जो फैक्ट की बात है वो डिनाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बैट्समैन जो लोगों ने एक फेम मिला, बूम बूम ये वो, हाँ ओकेजनली वो जरूर परफॉर्म करते हैं, बट थोड़ा सा ओवररेट किया गया। सलमान भट्ट, अल्लाह करे कि आपकी मुश्किलें आसान हो, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मुश्किलें आसान हो, क्योंकि आप लोगों का नाम पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। आप लोगों ने पाकिस्तान का ब्लेजर पहना हुआ था जब ये सारा वाकया हुआ, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी बड़ी जागसाई हुई, लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बुरा कहा, तोहमतें लगाई। तो जब ये क्लियर होता है, और अल्लाह करे आप क्लियर होते हैं, तो उससे पाकिस्तान का मुकदमा क्लियर होता है। बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान का नाम इसमें से क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम तीनों पे है, अल्लाह करे अगर तीनों क्लियर होते हैं तो पाकिस्तान के लिए आके खेलें, और यही सबसे बेहतरीन तरीका है लाइफ में भी कम बैक, क्रिकेट का तो है ही, लाइफ में कम बैक करने का, कि वापस ग्रीन शर्ट में आके कोई मेजर इवेंट इस मुल्क को जीत के दें, जो कि एक कवर करे इस सारी एपिसोड को, और जो भी गलतियां हुई हैं, जैसे फेलियर टू रिपोर्ट मैंने एक्सेप्ट किया, जो भी आमिर ने किया वो उसका अपना मामला था, लेकिन मुझे तो ये पता चला कि मोहम्मद आमिर को झांसा दिया गया है कि अगर तुम एडमिट कर लो अपना गुनाह यहाँ पे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, और उस झांसे में वो मारा गया। बिल्कुल, अब उसके पास कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, उसने एक यंग लड़का 19 साल का, उसको और बेचारे का एक्सपोजर कम था, उसको झांसा देके आप लोगों ने अपनी मर्जी का एफिडेविट लिखवा लिया। बिल्कुल ऐसा हुआ उसके साथ, बल्कि उसे अपने भी कुछ लोग थे जो उसे बार बार कहते थे कि तुम ये बयान दो तो हम लोग तुम्हारी फेवर करेंगे, और ये एक दो दफा मेरे सामने उसने खुद मुझे बताया कि ये मुझे इस तरह की ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन ये पहले की बात है, आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, और अगर वो कभी किसी टेलीविजन शो पे आए तो आप उससे ये पूछ भी सकते हैं, एक हल्फी बयान ले सकते हैं कि तुम्हें ऐसी ऑफर्स थी कि नहीं थी, और अल्लाह करे अगर वो सच बोलेगा तो वो ये बताएगा कि उसे ये चीजें थी। बहरहाल ट्रैप वो पहले हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन इस मामले में जरूर वो ट्रैप हुआ, जो भी बयान उसने दिया बाद में। राइट, एड हॉकिंस, दोबारा मैं आपको बता दूं, एड हॉकिंस एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उनकी किताब आ रही है, और उसमें उसके कुछ इक्तबासात जो हैं वो एक ब्रिटिश पब्लिकेशन में पब्लिश हुए, और उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सेमीफाइनल का 2011 का मैच था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का, वो फिक्स था, वो बुकीज के कैद में था, और यह कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जिनको सजा दी गई मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की, उनको एक्चुअली झांसा दिया गया, और असल टारगेट वो नहीं थे बल्कि मजहर मजीद थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के मुतालिक मैंने पहले भी एक दफ़ा बात बताई थी, और इनके इसी एडिटर के मुतालिक जिसने ये स्कूप किया कि खुद वो मेरा डिफॉल्टर है, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, और उसने अभी भी मेरे 5 से 6 हज़ार पाउंड देने हैं, और उस वक्त भी वो झूठा था, आज भी वो झूठा है, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 500 पाउंड के लिए, 600 पाउंड के लिए कोई पाकिस्तानी अपने मुल्क की इज्जत नहीं बेच सकता। ये मेरा बिलीफ है, मैं वहाँ था नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैंने कुछ सुना नहीं है, लेकिन ये मेरा फेथ है, और इसलिए मैं पहले दिन से मैं इस पे अड़ा हुआ हूँ, और ये मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतहाई नालायकी और इंतहाई नाअहली जो है वो दरअसल पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुस्तकबिल और पाकिस्तानी क्रिकेट की यानी ऊपर एक कलंक का टीका बनी। और बाकी प्लेयर्स की लड़ाइयाँ होती हैं, प्लेयर्स की जेलसीज भी होती हैं, हम एंकर्स की भी होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एक अगर दूसरे को कुछ कह रहा है तो वो बुरा हो गया, या दूसरा पहले को कह रहा है तो वो अच्छा नहीं रहा। ये तो ठीक है, एक इंसानी फितरत है, लेकिन फैक्ट यह है कि जब इदारे, जिसमें स्पोर्ट्स क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो अपने काम में इस तरह से कोताही करें और प्लेयर्स के पैसे खाएं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, तो असल एहतसाब उनका होना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची के ऊपर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस साल तकरीबन 1853 अफराद, इस साल तकरीबन 1853 अफराद कराची में मुख्तलिफ वारदातों में कत्ल किए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और टारगेट किलिंग्स के अगर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स दिखाऊं एनुअली तो 2001 में 56, 2002 में 98, 2003 में 56, 2004 में 187, 2005 में 104, 2006 में 228, 2007 में 373, 2008 में 786, 2009 में 1037, 2010 में 1356, 2011 में 1437,
2012 में 1853। हकीकत यह है नाजरीन कि पाकिस्तान में कई सालों से होने वाले ड्रोन हमलों में इतने अफराद नहीं मारे गए जितने सिर्फ कराची में मारे गए, टारगेट किलिंग्स में, मुख्तलिफ वारदातों में। और आज दोपहर को मैं टीवी लगाया चंद मिनट के लिए, तो हर चैनल जो है वो एक ब्लड बाथ दिखा रहा था कराची का, कि लोग बंदूकों से फायरिंग कर रहे हैं, कैमराज उनको कैद कर रहे हैं और वो नजर आ रही हैं। और यानी टोलियां आ रही हैं, जा रही हैं और फायरिंग हो रही है, कुछ झंडे उठाए हुए हैं, कुछ झंडे लहरा रहे हैं। मैं आज आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि मेरा जहन माऊफ हो गया। मेरे पास कोई अकल की बात नहीं है बताने को कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं, कहां छुप जाते हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता, क्यों पुलिस इतनी बेबस है, क्यों रेंजर्स जब इनको पकड़ते हैं तो इनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ दिया जाता है। वो कौन से सियासी अनासर हैं जिसकी खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने निशानदेही की कि कराची में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनका कहना था, और मुझे यकीन है इस बात का कि वो कह रहे हैं तो सही है कि वो उनका हाथ जो है ये टारगेट किलिंग्स में है, पत्ताखोरियों में है। और हम ये देख रहे हैं कि रोज एक डिजिट्स में नंबर्स बन के रह गए हैं कि 8 हैं कि 10 हैं कि 12 हैं कि 15 हैं। यानी अगर कल मैं आपको ये खबर दूं कि आज 5 अफराद टारगेट किलिंग में मारे गए तो आप कहेंगे शुक्र है, कल तो भाई बहुत ज्यादा थे, आज 5 है। कम्युनिटीज को पकड़ पकड़ के टारगेट किया जा रहा है। अब पिछले 1 महीने से जो बोरी कम्युनिटी है वो एक खास टारगेट बन रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिंध से हमें शर्मिला फारूकी से जरा बात हो जाए। शर्मिला फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वी आर ट्राइंग टू गेट है। और हालत यह है कि कराची में भत्ताखोरी हो रही है, कराची में लैंड माफिया, कराची में कहा जाता है कि इलाका गैर के लोग हैं, कराची में कहा जाता है अफगानिस्तान, चेचन और यानी वहां से आने वाले दहशतगर्द उनका कब्जा है, खासतौर सुराब कोट और इन इलाकों में। कराची में कहा जाता है कि सेक्टेरियन वायलेंस है, कराची में कहा जाता है कि मुख्तलिफ गैंग्स की वॉर्स हैं, चाहे वो लियारी गैंग हो, चाहे उजैर बलोच गैंग हो, चाहे कराची में खुद इंटीरियर मिनिस्टर साबिक कह देते हैं कि जी मैंने लाखों बंदूकें दी हैं, वेपन्स दिए हैं, असले के लाइसेंस इशू किए हैं। जुल्फकार मिर्जा साहब पता नहीं क्यों दिए, किसको लड़ने के लिए दिए, किसके खिलाफ जिहाद करवा रहे थे वो। और कराची में खुद यही हुकूमत जब ऑपरेशन करती है, जैसे लियारी के अंदर ऑपरेशन किया, तो 7 दिन या 6 दिन वो ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। छोटा सा इलाका है लियारी और हजारों रॉकेट वहां पे बरस गए चंद दिनों के अंदर। कौन जिम्मेदार है उसका? वो रॉकेट आए कहां से? वो अगर लियारी के अंदर भी पहुंचे हैं तो कहीं से तो चले होंगे, किसी ट्रक में आए होंगे, 2 या 3 सूबों की सरहदें तो उन्होंने क्रॉस की होंगी, उनके अंदर से आए होंगे, मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको देखा होगा, उनकी निशानदेही की होगी, और फिर भी वो स्लिप होकर वहां से निकलते गए और वो वहां पे दे एंडेड अप इन लियारी। और ऐसा कि इधर से फायरिंग हो रही है, इधर से तरसील जारी है, यानी असला मजीद आता जा रहा है। कराची में आज मैं चाहूं तो मैं 3-4 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लेके बैठता और वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगा रहे होते और जमहूरियत के खिलाफ इसको एक साजिश कह रहे होते। मुझे नहीं पता कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत क्यों खतरे में है। पूरी दुनिया में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। पूरी दुनिया में जमहूरियत जो है वो फल रही है, फूल रही है और अवाम जो है उसके सम्राट ले रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर किसका साया है? ये पाकिस्तान के ऊपर कौन है जो नहीं चाहता कि जमहूरियत रहे? और यानी अब हकीकत यह है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज तो अब दूर की बात है, वो तो रही नहीं है। खुद यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया के ऊपर ऑपरेशंस के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए मुतालबे हो चुके हैं। बैनुल अक़वामी ममालिक जो है अब ये मुतालबे कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यानी ये उनकी एक आप कह लें एक और इंसर्जेंसी है। ड्रोन्स जो है कहा यह जा रहा है कि अब उनकी तादाद में इजाफा होना है। मेरे साथ शर्मिला फारूकी हैं। शर्मिला जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शर्मिला फारूकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है।
आई एम सॉरी, मैं दोबारा मिलाने की कोशिश करता हूँ। फैक्ट ये है कि अगला महीना मैं आपको, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि मेरी ये हर बात टोटली गलत निकले और आप लोग कहें कि मुबश्शिर लुकमान तुमने कहा और गलत साबित हो गया, कि ये अगला महीना बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। इस अगले महीने में बहुत खून रेजी एक्सपेक्टेड है। यहाँ फिरका वारियत भी हो रही है, मुहर्रम का भी महीना ही है, और यहाँ पे बलूचिस्तान में भी जो हो रहा है, खुद हम जो एक दूसरे का हाल कर रहे हैं, अपनी इदारों को पामाल करने के ऊपर लग गए हैं, और हमने एक यानी मुहिम शुरू कर दी है, ये वो सब आपके सामने है, वो कटकी भी बात नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को, यानी उन तमाम जर्नलिस्टों को और उन तमाम पढ़े लिखे एंकर्स को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि जो नई नई तरकीबें बताते हैं कि आए जरा कराची में हालात ठीक करके दिखाएं, आए जरा बताएं कि फिर कौन जिम्मेदार है, खुल के फिर नाम बताएं, फिर आमने सामने आए। सिर्फ इल्जामात लगाना, एक दूसरे को अब लड़ाना, हम तो प्रोग्राम कर लेते हैं, लोग लड़के चले जाते हैं, लेकिन किसी के घर का चिराग गुल हो जाता है। इज दिस अ प्राइस दैट वी वांट टू पे फॉर हाई रेटिंग्स? शर्मिला फारूकी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला, मैं बड़े दुख से एक बात कह रहा हूं कि मैं वाकई मैं कासिर हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कराची में क्या हो रहा है। मुबश्शिर साहब, जो अभी आपने बात की है कि अगला महीना जो है वो बड़ा मुश्किल है और सख्त है, इसमें सदाकत भी है। सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, अगला महीना बड़ा सख्त है। मुहर्रम में कराची में पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, मुहर्रम के 40वें पे क्या हो रहा है, आशूर पे क्या हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद ईद मिलाद नबी के जलसों पे क्या हो रहा है, जो सुन्नी तहरीक के जिस तरह से बड़े बड़े जय्यद लीडर्स उनको शहीद किया गया, वहाँ पे क्या हुआ। तो यानी एक फिरका नहीं है, कोई एक मसलक नहीं है कि जो किसी का टारगेट है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई भी सेफ नहीं है। फर्क यह है कि अब मुझे ये कहा जाता है कि ये वाला मसलक जो है ये तुम्हारे खिलाफ है, मैं उसको बताता हूँ कि नहीं तुम इसके खिलाफ हो, ये तुम्हारे खिलाफ है, उसकी वो पुष्पनाई कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि एक दहशतगर्द, एक भी दहशतगर्द, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे उसको ट्राई किया गया और उसको सजा हुई है सक्सेसफुली या नहीं। निशानदही हो गई। आज टेलीविजन पे आपने देख लिया, आपने टेलीविजन पे देख लिया कि फायरिंग हो रही है, कैमराज ने उनको दिखाया फायरिंग होते हुए। अब कौन से एविडेंस की जरूरत है? जरूरत उस बात की है जो मैं 3 साल से एक बात कह रहा हूं, और लोग मुझे कहते हैं कि यार अंग्रेजी बोलते हो चले जाते हो, कि 9/11 के बाद दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क ने अपने लॉज ऑफ एविडेंस को रिविजिट किया। दुनिया में हर मुल्क ने लॉज ऑफ एविडेंस को रीडिफाइन किया है और अपने इंटरनल सिक्योरिटी के लॉज जो हैं उनको रीएड्रेस किया है और उनको अपने लिए बेहतर बनाया। आप, मैं या शर्मिला फारूकी या कोई भी शख्स इंडिविजुअली दहशतगर्दों के सामने गवाही नहीं दे सकता किसी अदालत में खड़ा होकर। यह एक हकीकत है जिसको तस्लीम करना चाहिए। उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, उसके लिए कानून साजी होती है, उसके लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की तश्कील दी जाती है, और उनके लिए एक फ्रेमवर्क दिया जाता है कि वो किस लॉ के तहत किस तरह से वो ट्राई करेंगे और क्या क्या उसके असरात होंगे। लेकिन ये हमारी जमहूरियत जो हर वक्त खतरे में रहती है, ये दुनिया का वो वाहिद यूनिक मुल्क है जहाँ जमहूरियत ही खतरे में होती है हर वक्त। वो वहाँ पे अपनी पार्लियामेंट में, अपनी सेनेट में, अपनी तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज में इस चीज़ का नहीं कर सकी तयन कि लॉ ऑफ एविडेंस को किस तरह रिविजिट करना है। हाँ, एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कल सुबह अगर इजलास हुआ सूबाई असेंबलीज में, तो हर एक ये कहेगा कि वो हमारे बंदे थे जो मारे गए, हमारे कारकुन थे, हमारे शोहदा थे, लाशें हम उठा रहे हैं। हर एक का यही मंत्रा होना है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये किसी एक पार्टी की लाश नहीं है, ये इन तमाम पार्टीज की लाश नहीं है। ये लाश सिर्फ उस माँ की है जिसके बेटे की लाश आ रही है, ये लाश सिर्फ उस शख्स की है जिसकी बेवा के पास वो लाश जा रही है, और ये लाश सिर्फ उन बच्चों की अमानत है जो यतीम हो जाते हैं। और रोज हम गाजर मूली की तरह लोगों को काट के फेंक रहे हैं, और यहां पे हमारी दावतें नहीं खत्म हो रही। मैं आपको आज गारंटी कर रहा हूं कि इस वक्त भी एज वी स्पीक, आज कराची में खून की होली खेली गई है, लेकिन जमजमा में कोई रेस्टोरेंट नहीं खाली होगा। बोट बेसन पे अभी भी निहारियां चल रही होंगी। यानी
बेहिसी का हमारा वो आलम हो गया कि हम 20-20 अफराद के यानी बेमाना कत्ल होने पे भी एक दिन अपना बाहर का खाना नहीं रोक सकते। मैं किसी शादी का, ब्याह का या उस तरह की तकरीब को नहीं मैं क्रिटिसाइज कर रहा, वो पहले से डिसाइड होती हैं, रिश्तेदारों को बुलाया होता है, उसकी और मसाइल होते हैं, लेकिन कि चल यार रोटी खाइए बाहर चल के, मैं उस तरह के दोस्तों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं हमारा रुकता। बम धमाका हो जाए, हम कहते हैं ये इलाका सेफ है जहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता। हमारा ये एटीट्यूड और हमारा ये पढ़ा लिखा एटीट्यूड कि ये मेरी जंग है कि तेरी जंग है, ये हमारी है कि हमारी नहीं है, इसमें हम सब जो है हम सब खत्म हो रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज आइदर वी स्टैंड टुगेदर एज अ नेशन और वी डाई टुगेदर एज फूल्स। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा और जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपको एक और जरा अफसोसनाक चीज दिखाऊंगा। इसका ताल्लुक हुकूमत पंजाब के यूथ फेस्टिवल से है।